नमस्कार, मैं आपका हिंदी हरियाणवी कलाकार विजय ढाका रोहतक हरियाणा से, और आप सभी देख रहे हैं हमारा समाचार निर्देश न्यूज़ चैनल। इसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारे बीच में आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुग्राम से जो हमारे एडवोकेट साहब हैं रणवीर सिंह जी। इनसे कुछ खास बातें जानेंगे और आपको बताएंगे हमें कुछ अपनी कानूनी प्रक्रिया के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रणवीर जी हमारे समाचार निर्देश चैनल में। तो सर जी, मेरा नाम एडवोकेट रणवीर सिंह है और मैं गुड़गांव की रीरा कोर्ट से एसोसिएटेड हूँ। और मेरे जो प्राइमरी कंसर्न है वो हम लोग उसके प्रॉपर्टी मैटर वगैरह देखते हैं, और जिस तरह से आजकल हर जगह प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी इश्यूज होते रहते हैं, हम उनको सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं जो भी बेस्ट पॉसिबल वे पे हो सकता है। इसके साथ साथ मेरी सारी के सारे रियल एस्टेट फील्ड में मेरी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज रही है। बताइए उसके बाद आप कुछ भी पूछना। जैसे एक शब्द आ गया कि आप एडवोकेट हैं यानी वकील हैं, तो हमारे दर्शकों को हमें एक जिज्ञासा इस बात के लिए कि हमारी जो भारतीय संविधान में है, हमारे कोर्ट कचहरी वो फाइलों से भरे पड़े हैं काफ़ी सालों से, और कुछ हमारी गवर्नमेंट ने जैसे प्लानिंग पीछे से टाइम में तैयार किए थे कि उसमें मैं चाहता हूँ कि जैसे आपके पास भी सर जैसे कोई भी केसेस आता है आपको, तो वो एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली हमारे देश के लिए, हमारे प्रांत के लिए कि एक जो मुकदमा होता है आप उसको लेते हैं, किसी केस को लेते हैं कि वो बहुत जल्दी उसका निपटारा हो जाए, मेरा मतलब कहने का है। और ऐसे ऐसे केसेस आपके पास आते हैं कि आज हर इंसान को समय की बजाय उसको अगर समय पे न्याय मिले, एक अच्छा वकील मिले, उसको उसकी अच्छी वकालत कर सके, और आप देखते हैं सामने से कि सामने वाला निर्दोष है और निर्दोष को किसी प्रकार से सजा नहीं होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ ऐसी सोच, आप इसके बारे में थोड़ा सा क्या सोचते हैं सर? बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ कि एक निर्दोष को कभी भी सजा नहीं होनी चाहिए, या निर्दोष को किसी भी तरह से कोई भी कार्य प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई हमारे पास आता है तो हम जरूर उसकी जो भी बेस्ट पॉसिबल मदद हो सकती है हम जरूर करना चाहेंगे। बाकी रही कार्य प्रणाली पर और कितना समय उसका लग पाता है, इसके लिए कानून की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। तो हम सब उसमें एक तरह से अपनी लिमिटेशंस में हैं, उस लिमिटेशंस के हिसाब से ही हमारे को प्रेजेंट करना पड़ता है, उस लिमिटेशंस के हिसाब से ही हमारे को आगे बढ़ना पड़ता है, और जो भी तारीखें फैसले हमारे को मिलेंगे वो उस प्रोसेस के ओरिएंटेड ही मिल पाएंगे। तो समय की धारणा वकीलों के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सही बात। फिर भी जैसे कई बार हमारे जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से कई बार कुछ ऐसे फैसले जो हमारे सीनियर जज हैं वो चेंज करते हैं, आम जनता के लिए वो आसानी हो, न्याय जल्दी मिले, तो वो एक हमारी आम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है सर। और बाकी ये सबसे बड़ी बात है कि आपका किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले। आप केसेस लड़ते हैं, आपके पास तो केस वो भी लेके आता है जिसने कोई क्राइम किया है, कोई भी अपराध किया है, और जो निर्दोष है तो आप उस दृष्टि से उसको ज्यादा ये सोचते हैं कि इस बेचारे ने, जिसने कोई अपराध नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, तो इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। केस तो आप उसी का भी हैंडल करेंगे जिसने गुनाह किया है, वो केस भी लेते होंगे, लेकिन कहीं कहीं तो आपके अंदर से ही आवाज आती होगी कि इस बंदे ने वैसे ये झूठ बोलने की कोशिश करता है, इसने गुनाह किया, क्राइम किया, ये बहुत गलत कर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो आजकल सर एक ऐसा माहौल बन गया है, जैसे हम पुलिस के अंदर जाता आम आदमी कोई FIR दर्ज करवाने के लिए तो उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस वाले वहाँ से कुछ ऐसे सवाल करते हैं, उसको परेशान करते हैं कि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाता। तो आम जो आदमी आपके पास आता है अपनी फरियाद लेके, कोई रिक्वेस्ट लेके, तो उसमें थोड़ा सा आप ये कोशिश करते हैं भाई आपको अपने अधिकारों का, अपने जो मौलिक अधिकारों का पता होना चाहिए, आप कहाँ पे कैसे बात कर सकते हैं, आपने कोई ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको पुलिस बेवजह परेशान नहीं कर सकती। तो इस चीज़ आप थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन देते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। मैं इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। पहली बात तो हमारे देश का संविधान और हमारा जो कानून है उसकी बुनियाद ही यही है, चाहे आपके 100 गुनहगार निकल जाए लेकिन एक बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स एक बंदे को मिलती है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, आपके हर एक लेवल है। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपने अप्लाई किया, आप फिर भी उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, यू कैन स्टिल गो टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट भी काफी बार ऐसे फैसले जब आते हैं जो कि आम जनता के लिए या आम लोगों के लिए वो कुछ हटके होते हैं, तो उस पर भी नए हर बार कानून में संशोधन होता रहता है, और हर बार एक कुछ न कुछ कानून में नया जोड़ या घटाव होता ही रहता है। तो ये तो मैं कहूँगा कि जिस तरह से देश का संविधान उनको बेगुनाह को इतना मौका देता है, तो इसमें हम लोग जो भी सहयोग हम लोग एज अ वकील दे सकते हैं हम जरूर देते हैं। और रही बात इसकी कि कोई अपनी फरियाद पुलिस में लेके जाता है, कैसे क्या करता है, देखिए एक प्रोसेस और एक प्रोटोकॉल है जो हर एक इंसान को नॉर्मली
वैसे भी जानना चाहिए। हाँ। आप किस तरह से, पहली बात तो जाते हैं, अगर आप एक ओरल फॉर्म में यानी कि सिर्फ बातचीत की भाव में आप जाके अगर थाने में कोई भी बात करेंगे तो ऑब्वियसली थाने वाला आपको क्या सुनेगा, आपको एक लिखित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप एक लिखित प्रक्रिया से अगर आप गुजरते हैं तो थाने वाला, किसी भी थाने वाला आपको कोई भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। उसको पता होना चाहिए अपने कानून, उसको पता भी नहीं होगा तो भी अपनी जो शिकायत है अगर वो एक सेट फॉर्मेट में लिखी हुई है और एक सटीक भाषा में लिखी हुई है तो उसको देने के बाद भी आपका कोई भी पुलिस वाला उसको मना नहीं करने वाला, वो उसको आपको इमीडिएटली देगा और उसकी रिसीविंग करके देगा। और अगर किसी जगह पर, जो कि पॉसिबल तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा होता है कि आपको थाने वाले एंटरटेन नहीं करते हैं तो भी आपके पास अलग से और प्रावधान होते हैं। आप चाहें तो ये जो है अपनी शिकायत स्पीड पोस्ट से भी थाने के पास भेज सकते हैं, जिसका एक लिखित रूप से विवरण उनके पास होता है, फिर उनको डायरी नंबर देना पड़ता है। अगर संबंधित थाना भी उसको नहीं सुन पाता है तो भी आपके पास उच्च अधिकारी पर जाने का एक दूसरा मौका होता है। आप वहां पर एसीपी, डीसीपी या एसपी, आप वहां जाइए, वहां पर अपनी फरियाद दोबारा दीजिए और बताइए कि मैंने कुछ दिन पहले वहां पर भी दी थी और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वहां से भी एक नया प्रावधान आपको मिल सकता है। अगर यहाँ तक भी नहीं सुनते हैं तो आप कोर्ट की प्रक्रिया में जा सकते हैं, जिसमें 156(3) की प्रक्रिया होती है, जिसमें फिर कोर्ट आदेश करता है कि आप जो है इन कंप्लेनेंट की बात सुन क्यों नहीं रहे हैं, और इन कंप्लेनेंट की बात में अगर दम है तो कोर्ट खुद इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इनकी एफआईआर दर्ज कीजिए। तो ऐसा नहीं है, तो आप समझ, जो बेगुनाह है उसको नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत मिलते हैं, उसको अपना पक्ष रखने का पूरा समय जो है भारतीय संविधान में दिया हुआ है। सर वैसे आपकी बात काफ़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ जैसे हमारे जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उस कुर्सी पे बैठने के बाद में वो भी देखो जब सामने देखते हैं किसी ने क्राइम किया है, किसी ने नहीं किया, पता तो उनको भी लग जाता है, इतना एक्सपीरियंस उनका लाइफ के अंदर इतना तो होता ही रहता है, हर चीज़ उनके सामने आता है। तो कोशिश वो यही करते हैं कि भाई किसी 100 गुनहगारों को छोड़ दिया जाए मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं दी जाए। बिल्कुल ऐसा हम जैसे अभी सुनते भी हो, ऐसा मानना हमारा और आप भी मानते हैं। तो ये जो जज होता है वो उसको, जो फरियादी होता है वो उसको वहाँ पे उस जगह भगवान का रूप होता है, बिल्कुल उनको वही फैसला करता है, न्याय वाला जो भी होता है। तो ये जज के अंदर भी एक इंसानियत वाली आत्मा तो उसके अंदर भी होती है ना, कि सामने वाला फरियादी हो कैसा है कैसा। तो आप ऐसा देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि मैं जितनी भी कोर्ट्स में आज तक गया हूँ, हमेशा जजेस का जो है रवैया बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो हमेशा हर तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस दिए जा सकते हैं वो हमेशा देते हैं। और जज जो है सिर्फ अपनी सोच से फैसले नहीं ले सकता है, वो वचनबद्ध होता है, वचनबद्ध है, सामने दिए गए सबूतों पर, उन्हीं आधार पर उसको जजमेंट देनी होती है। और रही बात किसको क्या समझ में आ जाता है, तो देखिए ये मतलब एक निजी वो हो जाता है कि कभी हो सकता है आपको ये पक्ष सही लगे, कभी आपको वो पक्ष सही लगे, लेकिन एक जज जो है वो वचनबद्ध है और वो अपने प्रक्रिया से ही, अपने पूरे सबूत और बयान पर ही वो तभी फैसला देता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जज भी तो एक आखिर में एक इंसान है और इंसानियत को समझता है। बिल्कुल। और दूसरी बात सर ये है कि जैसे कई बार देखो हमारा कानून की आंखों पे पट्टी बंद होगी, अंधा कानून ये मानते हैं, मान लिया, और मोस्टली ये देखा जाता है कि बेगुनाह इंसान, उसने कोई कसूर नहीं किया, खोट नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, और सबूतों के अभाव में उसको बेचारे को सजा हो जाती है, उसको जेल हो जाती है, उसको अपराध उसके लिए घोषित किया जाता है, और जो गुनहगार है वो सबूतों के अभाव में बच जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया हमारी जैसे वैसे बदलती तो जा रही है भारत के अंदर भी। प्रधानमंत्री जी ने, हमारी जो बड़ी सरकार, उन्होंने कुछ ऐसे नए कानून कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, सही न्याय मिले, उचित न्याय मिले, और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा बदलाव होता रहा है और होता भी रहेगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपकी राय। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सबूतों के अभाव पर अगर आज से आप मुझे 10-15 साल पहले बोलते तो शायद फिर भी कुछ समझ पाना आसान होता। आजकल जिस डिजिटल दौर में हम लोग रह रहे हैं, पहली बात तो ये बड़ा मुश्किल है कि सबूतों के अभाव ना ही मिल पाए। जैसे दिल्ली है, दिल्ली तो पूरी कैमरा सर्वेलेंस में है, तो सबूतों की चीज़ें तो मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक आम इंसान को भी अपनी एक सोच में और अपनी कार्य प्रणाली में थोड़े से बदलाव लाने होंगे। तो मतलब जब उसको कोई स्टिंकर मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ गलत होने वाला है, या मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ जुबानी तौर पे ये कर दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं लिखित रूप में या किसी न किसी चीजों के अपने एविडेंसेस, अपने चीजें वो पहली बात से ही इकट्ठा करना शुरू करे। इसलिए नहीं कि कोई अपराध होने वाला है, इसलिए कि जिस तरह से कोई भी बातचीत आपकी होती है या कोई भी वारदात ऐसी होती है, यहाँ पर आपने किसी ने कोई गलती कर दी, आपने माफ कर दिया, ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड तो हो, ताकि आप उसको समय आने पर किसी भी तरह से यूज कर सकें।
तो मैं ये आम जनता से पहले करना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह के स्टिंकर को अवॉइड ना करें। किसी भी तरह से अगर आपको कोई भी अंदेशा लगता है कि कुछ मेरे व्यापार में गलत होने वाला है, या मेरे परिवार में गलत होने वाला है, मेरे पड़ोस में गलत होने वाला है, देखो एकदम से कभी नहीं होता, रातों रात किसी के घर में कोई बम नहीं फूटने वाला। अगर कुछ होता भी, ऐसे पड़ोस से कोई झगड़ा हो गया तो पड़ोस से झगड़ा एक दिन में नहीं होगा, वो होते होते होता है। तो कहीं ना कहीं पहली बार स्टिंकर से ही अपनी चीजों को, आजकल तो बड़ी इजी है ना, आप अपने लिखित चीजें कर सकते हैं, आपका मोबाइल आपके पास है, आप हर तरह के सबूत आप तरह से कर सकते हैं। किसी से कोई लेन देन है, आप चेक कैश से ना कीजिए, आप उनको बोलिए कि मैं आपके अकाउंट पेमेंट करूंगा। तो ये ऐसी तरह से सारे सबूत आज की डेट में तो बहुत ही पॉसिबल है। रमेश जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे हमारी भारतीय जो न्यायालयिक प्रणाली है वो काफी ऐसा लचीला है, संविधान है, कहने का मतलब मेरा ये, जैसे कि न्याय मिलते मिलते एक आदमी न्याय लड़ता है, उसका बेटा, उसका जो लड़का होता है, वहां तक वो समय वहां से होते होते वहां तक पहुंच जाता है। इतनी लंबी सी जो न्याय प्रणाली है, इंसान टूट जाता है, उसकी जमीन वगैरह तक पता नहीं उसका कितना खत्म हो जाता है। तो ये एक ऐसा कानून उसके पक्ष में आप भी होंगे, हमारे आम आदमी को भी ये एक सुविधा मिलनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके गुनहगार को सजा, उसको जो भी, और जो बेगुनाह है उसको न्याय मिले और कम समय में मिले। तो हमारी जितनी जो फाइलें जिनके ऊपर धूल चढ़ी हुई है, ये बार बार शिकायत आती है आम लोगों की तरफ से कि हमारी न्याय प्रणाली ऐसी दुरुस्त होनी चाहिए कि उसमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और एक सही अच्छा न्याय मिले। देखिए, मैं इसमें फिर से अपने उसी बढ़ाना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय संविधान का एक कानून जिस पर निर्भर है कि 100 गुनहगार भले निकल जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि आज तक किसी भी कोर्ट में कोई फैसला 2-4 महीने 6 महीने में नहीं हुआ होगा, अगर आपके सबूत सब कुछ पक्के हैं तो फैसला टाइम से पहले भी हो जाता है। अगर सबूतों के अभाव पे आपका समय जो ज्यादा लगेगा तो कोर्ट को और भारतीय संविधान को ये ध्यान में रखना होगा ना कि कोई भी बेगुनाह है, चाहे वो इस तरफ का है चाहे वो उस तरफ का है, उसको प्रॉपर समय दिया जाए अपना पक्ष रखने के लिए। तो समय की तो उसमें जरूर रहेगी, सिर्फ उसी बेस पर कि कोई बेगुनाह ना फंस जाए, तो समय का तो उसमें जरूर होगा। लेकिन अगर आपके पास सबूत पूरे मौजूद हैं और अगर आपका ट्रायल जो है एक बार वही हियरिंग में पूरा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आज तक ऐसा कभी हर ही केस में आपको 2 साल की सुनवाई मिलती हो, कई बार 3 महीने 6 महीने में भी केस जो है सुलझे। जैसे हमारे फास्ट ट्रैक बनाया गया, बिल्कुल न्याय प्रणाली बहुत दुरुस्त है, बिल्कुल उसमें चांसेस होते हैं न्याय मिलने के। एब्सोल्युटली ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और दूसरा, आजकल हमारे युवा बच्चे हैं, उनका अपने जो वकालत की तरफ कुछ ज्यादा ही रुझान हम देखने को मिलते हैं। हम कोर्ट के अंदर जाते, कोर्ट के अंदर तो देखते हैं हमारी यूथ एज के बच्चे, और वो जब वकालत के लिए अपने सीनियर के साथ चलते हैं तो उनको थोड़ा सा यही मैसेज होना चाहिए कि वो आप जैसे लोगों से थोड़ी सी एक न्याय के बारे में थोड़ा प्रतिज्ञाबद्ध होके जब ये फाइल हाथ में लेते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। तो उसमें वो भी थोड़ा सा एक कटिबद्ध होकर चले कि भाई मतलब हमें इसको एक सच को सच और झूठ को झूठ करने के लिए आगे इसके लिए नहीं कि उसको एक टोटल प्रोफेशनल पैसे के लिए नहीं केवल उसको, लेकिन एक उसके साथ जुड़ के कि मुझे एक अच्छा मुझे एक अच्छा एडवोकेट साबित होना, मुझे ऐसी वकालत करनी है जिसमें मैं लोगों की नजरों में मेरा एक सम्मान भी हो और मैं अच्छा कुछ न्याय वाला काम कर सकूं। तो आजकल हमारी यूथ का भी रुझान हो रहा है बहुत ज्यादा संख्या में, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारी न्यू जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि वो जो कोई भी अपना एडवोकेसी को अपना कैरियर चुनना चाहते हैं तो कोई भी इसको बहुत फैसिनेटिंग ना देखे कि ये भी सभी कार्यों की तरह एक कार्य है। तो इसमें अगर आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड होके आते हैं और अगर आप एक वचनबद्ध होके आते हैं कि मुझे क्या करना है, देखिए एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर का भी अपना एक प्रोफेशन है, तो आपको कई बार वो डॉक्टर भी मिल जाएंगे जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और आपको वो डॉक्टर भी मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी का देख लेंगे, पर कहीं ना कहीं बीच का एक सामंजस्य होता है। तो ऐसे ही आपका एडवोकेसी का भी जो है कैरियर ऐसा ही है, आप आए, आप वचनबद्ध होके आए, लेकिन हाँ ताउम्र आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें। और आप जिस तरह से जिस देश में आप रहते हैं उस देश के सारे प्रोसेस से आप अवेयर होंगे तो आपको बहुत ही दिली खुशी होगी। पर इसके लिए एक और मेरी सलाह रहेगी कि आप अपना जो एडवोकेसी करके आएँ, अपना एडवोकेसी का अपनी डिग्री लेकर आएँ, उसके बाद जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो अपनी एथिक्स और मॉरल वैल्यू को पहले तवज्जो दें। आप अपनी एथिक्स और मॉरल वैल्यू को पहले तवज्जो देंगे तो आपका कैरियर बिल्कुल रॉकेट की तरह जरूर जाएगा। शुरुआत में अगर आपने पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान रख लिया तो बैकफायर भी करेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिंह जी, आपने हमारे आम लोगों को जो हमारा समाचार निर्देश की तरफ से आपने काफ़ी अच्छा मोटिवेशन, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और इसके अलावा आपने दूसरा अपना कोई काम बताया था रणवीर जी, जैसे इसके अलावा
आपका? मैं एक रियल सेक्टर में भी काम करता Real हूँ। sector हाँ, में। इसी से मेरे को ये जो है मोटिवेशन मिला था कि मुझे एक लॉ डिग्री भी होनी चाहिए। थोड़ा इसका बारे में भी थोड़ा सा बिल्कुल बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको रोटी कपड़ा और मकान मकान सबकी एक भौतिक जरूरत है, तो वो सबको पूरी करनी पड़ती है। और जमीन जो है, पृथ्वी जो है वो एक ही है, मतलब कभी भी जो डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, तो कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई लोग ज्यादा हो जाए, कोई दूसरी पृथ्वी आ जाएगी, यही रहेगी। तो आपकी जमीन की वैल्यूएशन, आपके घर की वैल्यूएशन वो हमेशा बढ़ती ही रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कई बार ऐसा लगेगा कि शायद इस 5 साल में नहीं बढ़ी, 6 साल में नहीं बढ़ी, लेकिन दर पीढ़ी अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। और वहाँ पर भी आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह के केसेस कोर्ट में आते रहते हैं, काफ़ी लोगों के पैसे फंस जाते हैं, काफ़ी लोग लालचवश में आके किसी खराब डेवलपर को चुन लेते हैं। तो मेरी उनको भी एक ये सलाह रहेगी कि आप जो है प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त अपना एक प्रोसेस जो है उसको पूरा पहले ध्यान में रखें, और अगर आपको उस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो एक लॉयर की ज़रूर एक बार हेल्प लें उसमें, क्योंकि आपको घर जो है जिंदगी में एक बार या मैक्सिमम 2 बार कोई लेता है। उस जल्दबाजी में आप अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी ऐसे ही सिर्फ ओवरनाइट डिसीजन ना ले लें। तो आप एक लीगल एडवाइस जरूर किसी की कहते हैं सर, जैसे शादी में और घर बनाने में पैसा लगता है, बिल्कुल। चलो, इसके लिए भी आपने बहुत अच्छा बताया। और हमारे जो समाचार निदेश परिवार है आपको सुन रहा देख रहा है, तो इसके लिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और हम तो वैसे रणवीर जी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी वकालत वाली जगह पे जो एक अच्छे वकील होते हुए अपने आप को साबित किया है, भगवान करे आप सही लोगों को उनका जो न्याय है वो दिलवाते रहें, अच्छे लोगों का साथ देते रहें, और जो गुनहगार हैं उनको सजा दिलवाने में भी अपनी भूमिका निभाएं। हम तो यही चाहेंगे कि सही को सही और गलत को गलत कहने की आपके अंदर ताकत है, और ज़्यादा आपके अंदर ताकत आए, और जीवन में आप कुछ ऐसा अपना नाम करके दिखाएं एडवोकेट वाली दुनिया में, वकीलों की दुनिया में, कि हाँ अब वास्तव में आप इंसानियत को कितनी अच्छे तरीके से बारीकी से समझते हैं, और सही को सही और गलत को गलत। तो हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन बातों के लिए आपने बहुत अच्छा बताया हमारे सभी भाइयों को, और आगे भी उम्मीद है कि आप इस तरह ही ऐसे ही प्रणाली को आगे अन्याय के साथ चलाते रहेंगे अपने तरीके से। मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा, और मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। और कभी भी किसी भी तरह के आपके किसी भी व्यूअर्स को कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, या उनको आप मेरा डायरेक्टली नंबर भी दे सकते हैं। धन्यवाद सर, इसके लिए आपका बार बार। और हमारे सभी समाचार निदेश परिवार ने आपका जो इंटरव्यू हमने आपका लिया, आपके बारे में सुना, तो ये इसके लिए आपका आभारी रहेगा।